ईरान की तरफ से रवाना हुए 200 मिसाइलों का वीडियो जब टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर चलने लगा, तब सबकी आशंकाएं इस दावे में बदलने लग गईं कि दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। हम इस सवाल के साथ ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप अंत तक देखिएगा। हम ताजा घटनाक्रम के साथ साथ मध्य पूर्व के अमेरिका परस्त देशों, अमेरिका और इजराइल की दोस्ती और अलग थलग पड़े ईरान के जोखिम पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई उस स्केल की जंग होगी जिसकी बात 1 साल से की जा रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी ही वहां जिस तरह से बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, उनके रहते युद्ध की किसी और तस्वीर की कल्पना मजाक लगती है। कैलेंडर का पन्ना बदल देने से महीना बदलता है, तारीख वही रहती है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान में इजराइल पर जो मिसाइलें दागी हैं, उसकी पूरी दुनिया निंदा करे। 1 साल से गजा में इजराइल बमबारी कर रहा है। निंदा तो अमेरिका ने भी की, मगर इजराइल को अरबों डॉलर के साथ साथ हथियारों की सप्लाई के लिए अमेरिका की भी निंदा हो रही है। दुनिया भर में अमेरिका की निंदा हुई और अमेरिका में भी अमेरिका की निंदा हो रही है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पर्दे के पीछे से युद्ध को भड़काए रखने, चलाए रखने की अमेरिका की नीति की निंदा हो रही है। आज दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो निंदा करने से ज्यादा कुछ कर सके। फिलहाल कच्चे तेल की दाम बढ़ने लगे हैं। जो लोग मोदी जी के लिए 500,000 रुपए लीटर पेट्रोल भराने की इच्छा रखते थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता है। ईरान कह रहा है वो व्यापक युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखता है। अमेरिका से कह रहा है कि इस युद्ध में ना उतरे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने वाले रूस ने शांति की बात की है। कमाल है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष को अस्वीकार्य घोषित कर दिया है। पर्सोना नॉन ग्रेटा और इजराइल में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इजराइल कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम लेबनान के गांव खाली कर दिए जाएं। ठीक यही गजा के समय इजराइल की भाषा थी जब कहा करता था 20 लाख लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं। 1 अक्टूबर की शाम दुनिया भर में तेल अवीव की तरफ रवाना हो रही मिसाइलों का वीडियो आग की तरफ फैल गया। 1 साल से संयम बरत रहे ईरान का सब्र टूटा। जवाब में इजराइल भी कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए अब दुनिया भर के विश्लेषकों को लगने लगा है जंग होने वाली है। मिसाइलों की संख्या कोई 150 बता रहा है, कोई 200। ईरान का दावा है 90% मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार क्रूज मिसाइलों से तेज होती है। कहा जा रहा है 12 मिनट में ईरान की सीमा से इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच गई। इससे पहले अगर क्रूज मिसाइल या ड्रोन से हमले की कोशिश हुआ करती थी, तो इजराइल को उसे नष्ट करने का समय मिल जाया करता था, मगर बैलिस्टिक मिसाइल काफी तेज होती है। हालांकि इजराइल के पास मिसाइलों को रोकने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो उसे कोई खतरा नहीं। मगर इस बार ईरान की कई मिसाइलों ने उसके आयरन डोम कहे जाने वाले सिस्टम को भेद दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर उस इलाके में इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागकर ईरान ने उसे चुनौती तो दे दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके हमले नाकाम कर दिए गए, अब कीमत चुकाने की बारी है। इजराइल के अनुसार ईरानी हमले में कोई मौत नहीं हुई। इजराइल के सैन्य बेस टारगेट किए गए, ये ईरान का दावा है, और अमेरिकी बॉम्बर जेट की एक पलटन तबाह कर दी गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि इजराइल की तरफ से नहीं की गई है। क्या इसे ऐसे दिखाया जाए कि ईरान का हमला विफल हो गया, या फिर ईरान ने इस तरह से हमला किया जिसमें आम आबादी को नुकसान न हो और युद्ध न भड़क जाए? पश्चिमी मीडिया में ज्यादातर आपको इजराइल के समर्थन में बात करने वाले पत्रकार मिलेंगे और उस इलाके में कवरेज की क्षमता उन्हीं की है। अमेरिकी मीडिया के सवालों में अक्सर ईरान खलायक ही होता है। अमेरिका में किसी भी दल का नेता हो, इस्राइल को लेकर एक ही बात करता है, इसलिए हमेशा इस्राइल का ही पक्ष और दर्द
आपको दिखेगा। बाकी लेबनान से लेकर ईरान तक ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे इनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं, इन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह को मारा है, लेबनान में धमाके किए हैं और मैदानी रास्तों से लेबनान पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है, उसके बाद ईरान के लिए भी संयम बरतना आसान नहीं रहा होगा। अभी तक लेबनान में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं और वहां 700 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। जमीनी चढ़ाई भी हो रही है। ईरान फिलिस्तीन का समर्थक है और हिजबुल्लाह को खड़ा करने में उसका हाथ था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजरश्कियान ने ट्वीट किया है, हमें अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमास के हमले के बाद इस्राएल ने भी यही कहा था, उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। इस एक आत्मरक्षा के अधिकार ने गजा को मिट्टी में मिला दिया। बस्तियां तबाह कर दी गईं, बच्चों को मार दिया गया, लाखों लोग घायल अपंग हो गए। वहां महामारी से लेकर भूखमरी तक फैल गई। लोग प्यास से तड़प कर मर गए। खाने की कीमतें कई बार 100 गुना बढ़ गईं और बमबारी से मरने वालों की संख्या 41,500 हो गई, क्योंकि इस्राएल को आत्मरक्षा का अधिकार था। और अब ईरान भी उसी आत्मरक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इस्राएल के खिलाफ कई बार प्रस्ताव आया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत से इस्राएल को फटकार पड़ी, निंदा हुई, मगर इस्राएल को कोई रोक नहीं सका। ना नेतन्याहू ने निंदा की परवाह की। इस्राएल ने लेबनान में पेजर अटैक करके इसी आत्मरक्षा के नाम पर पूरी दुनिया को एक नए खतरे में धकेल दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी गईं, सब आत्मरक्षा के नाम पर किया गया। गजा में तबाही अगर इस्राएल की कामयाबी है, तो इस कामयाबी को हासिल करने के लिए इस्राएल को 1 साल लड़ना पड़ा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, जारी है, और ये लड़ाई एक तरफा है। लेकिन इस्राएल लेबनान के साथ लड़ाई की स्थिति में आ गया है और ईरान के साथ भी लड़ाई हो सकती है। अगर दोनों के बीच जंग होती है, तो यूक्रेन और रूस के बाद ये दूसरा मोर्चा होगा जहां 2 देश एक दूसरे से सीधे सीधे जंग करेंगे। खुद अमेरिका के विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन, जिनके शांति दौरों और नीतियों को लेकर संदेह किया जाता है, जिन्हें शातिर दिमाग का राजनयिक माना जाता है, वो आदमी 5000 शब्दों से ज्यादा का एक लेख लिखता है। गजा पर युद्ध का असर भयानक हुआ है। हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी एक ऐसे युद्ध में मारे गए जो ना उन्होंने शुरू किया, ना जिसे वो खत्म कर सकते हैं। गजा का हर एक नागरिक विस्थापित हो गया है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखमरी का शिकार हुआ है। इस लेख को पढ़कर लगेगा, ब्लिंकन जैसा शांति का पुजारी इस वक्त धरती पर कोई नहीं। फिर आपको यह भी देखना होगा कि यही अमेरिका गजा पर हमले के लिए इजराइल को हथियार दे रहा है, धन दौलत दे रहा है। अक्टूबर 7, 2023 के बाद से बाइडेन सरकार ने इस्राएल को 200 से अधिक सैन्य सहायता ट्रांसफर किए हैं। इसमें सिर्फ 2 ट्रांसफर की कीमत $250 मिलियन बताई जाती है। ठीक 3 दिन पहले अमेरिका ने इस्राएल को 73,000 करोड़ से अधिक की मदद दी है भारतीय रुपए में, और उसके विदेश सचिव गजा में भूखमरी की चिंता पर लेख लिख रहे हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2024 के बीच अमेरिका ने इस्राएल की $12.5 अरब से अधिक, यानी जो हथियार दे रहा है, वही लेख भी लिख रहा है कि हम शांति का प्रयास कर रहे हैं। भारत में सोशल मीडिया पर कई सारे मूर्ख हैं जो इस्राएल के समर्थन में कूद रहे हैं। कोई पूछा नहीं, फिर भी कूद रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इसके कारण अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा सैकड़ों से लेकर 1000 गुना तक बढ़ गया है। इन मूर्खों को इंसान के मारे जाने की चिंता नहीं, ना हथियार कंपनियों के मुनाफे की खबर है। ये बस आपके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत की आग सुलगाए रखना चाहते हैं। तो इस तरह के अंतर विरोधों और विडंबनाओं से गुजरते हुए ईरान, इजराइल, लेबनान, सीरिया, यमन, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन इस बयान में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की कोई बात नहीं की गई है। कतर, बहरीन, अमीरात, अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित किया था।
लेकिन इस साल जून में इसे वापस भी ले लिया। वो भी तब जब नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कह दिया, पूरे मध्य पूर्व में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल के लंबे हाथ न पहुंचते हो। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। इजराइल ने मध्य पूर्व के कई देशों के कंधे पर हाथ रख दिया है, उनसे समझौते किए, उन्हें सुरक्षा देने का भरोसा दिया, टेक्नोलॉजी का वादा किया। और यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि इजराइल उनके पेजर, उनके मोबाइल और उनकी सेना से लेकर सरकार तक में घुस गया है। अगर आप इस इलाके की राजनीति की जानकारी रखते हैं तो यह बात समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। जब नेताओं के पास नैतिकता नहीं बची होती है तो निंदा केवल फोन की फ्लैशलाइट की तरह अंधेरे में चमकाई जाती है। दुनिया में गजा के खिलाफ इजराइल के हमले की निंदा की अपनी राजनीति है। निंदा करने वाला एक गुट निंदा के बाद इजराइल की मदद में लग जाता है और एक गुट सड़कों पर उतरता है, लगातार प्रदर्शन करता है। यह गुट बहुत शानदार है। ब्रिटेन के सांसद और लेबर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि एक साल से दुनिया भर में लाखों लोगों ने अनेक बार प्रदर्शन किए। यह बात दोहराई कि युद्ध विराम हो, नरसंहार रुके। हमने चेतावनी दी कि एक इलाके में युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। सरकारों ने इस युद्ध को भड़काया है। उन्हें इंसान की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी है। नई सरकार ने इजराइल के समर्थन में बयान दिया है। भारत में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार गजा को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और इस नरसंहार के खिलाफ लिखते रहते हैं। प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि अमेरिका के कांग्रेस में इजराइल के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। हमें यह सब देखना पड़ रहा है। नेतन्याहू कहते हैं कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि नेतन्याहू सही कहते हैं, बस बर्बरता वही कर रहे हैं और उनकी सरकार कर रही है और इसे पश्चिम की सरकारें समर्थन दे रही हैं। इसे देखना भी। ट्विटर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक बयान चल रहा है कि अमेरिका के टंटर पर इजराइल का गहरा प्रभाव है, इसलिए फिलिस्तीन के हक की बात कोई नहीं करता। अब हम आते हैं, क्या ईरान के हमले के बाद, इजराइल के जवाबी हमले के बाद दुनिया में बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है? और क्या वो युद्ध दूसरे विश्व युद्ध की तरह होगा? कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल अगर आमने सामने हो गए तो विश्व युद्ध को रोकना असंभव होगा। सितंबर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका करीब 3000 बार से भी ज्यादा जताई जा चुकी होगी। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन तक ही सीमित रहा। बेशक अमेरिका से लेकर तमाम देशों ने यूक्रेन को तकनीकी मदद दी, हथियार दिए, पैसे दिए, लेकिन कोई यूक्रेन की तरफ से जंग के मैदान में नहीं उतरा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इस्राएल क्या कर रहा है और उसका अंतिम मकसद क्या है। इस्राएल जो भी कर रहा है उसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी। इस्राएल ने उन सभी देशों और गुटों को खत्म किया है, किनारे लगाया है, उनसे समझौता कर मिलाया है जो फिलिस्तीन के अधिकार की बात करते थे और जिन्हें लेकर आशंका है कि कभी भी फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं। 70 के दशक के आखिरी साल में इस्राएल ने इजिप्ट से समझौता किया। 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौता हुआ। इस कड़ी में सबसे अहम मोड़ आता है जब 2020 में सऊदी अरब, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के साथ अब्राहम समझौता होता है। इन समझौतों से हुआ यह कि फिलिस्तीन के समर्थक देश एक एक कर इस्राएल के खेमे में आ गए और उनके लिए फिलिस्तीन का मुद्दा पीछे होता चला गया, क्योंकि उन्हें इस्राएल से तकनीकी समर्थन चाहिए था। इस्राएल ने एक एक कर अरब देशों के बीच घुसपैठ बनाई, फिलिस्तीन को लेकर उनके समर्थन को रस्मी बना दिया, कमजोर कर दिया। कहने के लिए फिलिस्तीन की बात अरब देश कर देते हैं। चुनौती, चेतावनी वेगर जारी कर देते हैं, फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या अरब देशों के लिए फिलिस्तीन इतना बड़ा मुद्दा है कि वे युद्ध में कूदेंगे?
क्या वे अमेरिका के खिलाफ जाकर इजराइल से लड़ेंगे? क्या उनके पास इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए सैनिक क्षमता है? आपको जवाब मिल जाएगा। विश्व हमले के कुछ दिनों तक बोलते रहने के बाद सभी चुप हो गए। अरब देश इजराइल और अमेरिका के साथ व्यापारिक, सामरिक और कूटनीतिक जाल में फंस गए हैं। यही कारण है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अरब देशों और मुस्लिम उम्मा के इकट्ठा होने की बात करने लगे हैं। लेबनान में हुए पेजर हमलों के बाद उन्होंने कई बार ट्वीट किए। एक ट्वीट में लिखा भी कि जायनिस्ट सरकार ये अपराध इसलिए कर पा रही है क्योंकि इस्लामिक उम्मा अपनी आंतरिक बल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये शक्ति जायनिस्ट रीजन को हटा सकती है। इस कैंसर को इस्लामिक समाज के दिल फिलिस्तीन से निकाल सकती है और इस इलाके में अमेरिका की दखल को कम कर सकती है। पहला कदम है कि सातंकी और आपराधिक जायनिस्ट गैंग के खिलाफ इस्लामिक समाज खड़ा हो। इस्लामिक देशों को इस्राइल से अपने आर्थिक रिश्ते तोड़ने होंगे। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान यही कहता है कि उन्हें जरा भी अरब देशों पर भरोसा नहीं है। वे इस बयान में कारण भी बता देते हैं क्यों नहीं है। यह लड़ाई ईरान को अपने दम पर ही लड़ने होगी। इसलिए ईरान समझदारी की बात कर रहा है कि वो व्यापक युद्ध में दिलचस्पी नहीं लेता है। मगर 200 मिसाइलें दागने के बाद इस्राइल कुछ ना कुछ तो करेगा, अपनी जनता को दिखाने के लिए और दुनिया को भी। अगर व्यापक युद्ध हो गया तो सबको अमेरिका के पीछे ही आना होगा। इस्राइल कई स्तर पर फिलिस्तीन समर्थक शक्तियों को निपटा रहा है लंबे समय से। इसे आप नोट कीजिए। फिलिस्तीनी समर्थक मिलिशिया को भी, जो नॉन स्टेट एक्टर कहे जाते हैं, तमाम देशों से इस्राइल खत्म करता रहा है। इसी कड़ी में इजिप्ट में फिलिस्तीन के समर्थक मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का काम किया गया। 2011 में इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार गिरा दी गई, जो फिलिस्तीन समर्थक मानी जाती थी। इसके अलावा फिलिस्तीन की आंतरिक शक्तियों को भी तोड़ दिया गया। फतह और हमास को अलग किया गया। वेस्ट बैंक पर फतह के नेतृत्व को स्वीकार किया और गजा में हमास के। इस तरह फिलिस्तीन की राजनीतिक शक्तियां 2 हिस्सों में बढ़ गए। इसके बाद इजराइल फतह से बातचीत करता है, नजदीकियां बढ़ाता है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को कमजोर करने लग जाता है। हमास और फतह के बीच टकराव बढ़ने लग जाता है। इजराइल फतह को वास्तविक प्रतिनिधि घोषित करता है और एक शर्त रखता है, एक समझौता करता है कि हमास को टारगेट करने के लिए फतह को इजराइल की मदद करनी हो। 1 दशक तक यही सब चलता रहा। इस बीच ईरान की तरह हमास भी बेसब्र होने लगा। हमास ने अक्टूबर में हमला कर दिया। अब इस्राइल ने उसकी शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया है। हमास के पास इस्राइल को रोकने की कोई क्षमता नजर नहीं आती। कहा जा सकता है कि इस्राइल ने काफी हद तक हमास को समाप्त कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक मजबूत फिलिस्तीनी समर्थक सैनिक गुट था, जिसके बड़े नेताओं को इस्राइल ने समाप्त कर दिया। पूरे इलाके में ईरान अब एक अकेला ऐसा देश है जो फिलिस्तीन की बात करता है। ईरान से अरब देशों की नहीं बनती। अरब देश ईरान को खतरे के रूप में देखते हैं। इस्राइल ने पिछले कुछ वर्षों में ईरान के शीर्ष के वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों की हत्या की। उसके राष्ट्रपति की दुर्घटना में मौत हुई। इस्राइल पर शक हुआ, मगर ईरान संयम बरत रहा। क्या ईरान अपने दम पर इस्राइल और अमेरिका के गठबंधन से मोर्चा लेगा? कहा जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं, संयंत्र है, मगर उस पर लंबे समय से प्रतिबंध भी झेल रहा है। ईरान इस्राइल के नीतियों को देखने वाले कहते हैं कि नेतन्याहू 1 साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ईरान लड़ाई में आ जाए। ईरान संयम बरत रहा है, यहां तक कि हिजबुल्लाह ने भी संयम बरता। जवाबी हमला किया। ऐसे ही ईरान के साथ युद्ध होगा, अमेरिका उतरेगा। नेतन्याहू की दूसरी नीति सफल होगी। दूसरे विश्व युद्ध में चर्चिल की इसलिए तारीफ होती है कि उनकी नीतियों के चलते अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा। नेतन्याहू अपनी तुलना चर्चिल से करने लगे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की निंदा करते हैं। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्राइल के साथ जंग करता है तो नेतन्याहू की बड़ी जीत है। नेतन्याहू
दुनिया को दिखा सकते हैं कि यह युद्ध अमेरिका के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। 1 साल से जंग करते करते इस्राएल की सेना के थक जाने की खबरें भी आने लगी हैं। इस्राएल के खुद के सैन्य अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट छपी है कि गजा में तैनात सिपाही थक गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। क्या ऐसे में इस्राएल एक साथ हमास, हौवदी, वेस्ट बैंक, लेबनान, ईरान के साथ मोर्चा खोल सकता है? एक तर्क यह भी है कि ईरान ने इस्राएल को 1 साल तक थकने दिया, अब आक्रामक होकर जवाब दे रहा है। ईरान इस लड़ाई में अभी नया है। इस्राएल 1 साल से लगा हुआ है, थक चुका है। ईरान के सैनिक अभी थके नहीं हैं। फिर भी ईरान क्या अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालेगा? यह वीडियो तेहरान का है, लेकिन इस्राएल पर मिसाइलें दागकर ईरान ने अपनी जनता के बीच दिखाने का प्रयास तो किया है कि वो जवाब दे सकता है, जंग लड़ सकता है। यह फोटो तेहरान की एक इमारत का है। ईरान ने अपने हमले की तस्वीर का पोस्टर निकाला, एक इमारत पर लगा दिया जनता को दिखाने के लिए कि इस्राएल पर कार्रवाई की है। लेकिन क्या ईरान जंग करेगा और जंग होगी तो इस्राएल और ईरान के बीच ही सीमित रहेगी या इसका दायरा पहले से बड़ा हो जाएगा? फिलहाल अगले 48 घंटों में स्थिति साफ होगी कि युद्ध के हालात किस तरह के बनते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि युद्ध होगा या नहीं, हम बस इन सवालों के हिसाब से देखना चाहते हैं। जो होगा वो क्यों होगा, होगा तो क्या होगा, जो नहीं होगा क्यों नहीं होगा। दोपहर के वक्त अल जजीरा पर खबर आई कि हिजबुल्लाह ने इस्राएल के हाइफा शहर पर मिसाइली हमला किया है। अब हम आते हैं नेतन्याहू के हाल के संबोधन पर। हसन नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद 30 सितंबर को इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान की जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ईरान की सरकार ही दोषी है पूरे मध्य पूर्व को युद्ध में जोखने के लिए। शांति तभी होगी जब ईरान की जनता को तानाशाही से आजाद किया जाएगा। 3 मिनट के इस वीडियो का कंटेंट करीब करीब वैसा ही था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने 2003 में इराक की जनता को संबोधित किया और कहा कि तानाशाही से मुक्ति दिलाएंगे और उनके अच्छे दिन आएंगे जो आज तक नहीं आए। ब्रिटेन की सरकारी जांच में यह निकल कर आया कि सद्दाम हुसैन के पास कोई रासायनिक हथियार नहीं था। इसे लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने झूठ बोला और लाखों लोग मार दिए गए। इराक में जरूर सद्दाम विरोधी जमा हो गए, लेकिन वो देश आज तक खड़ा नहीं हो सका। अक्सर ईरान और मध्य पूर्व के देशों को शिया और सुन्नी के खांचे में दिखाया जाता है, मगर यह लड़ाई बहुत आगे की है। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान से बदला लेने का ऐलान कर रहा है, बार बार यही कह रहा है, ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। इस्राएल दावा करता था कि उसकी हवाई सीमाओं में कोई भी नहीं घुल सकता है। ईरान ने इस मिथक को ध्वस्त कर दिया। इस्राएल धमकी दे रहा है, उसके बदले की कार्रवाई का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को फंसा दिया है। उसके सामने पूरी दुनिया मजबूर नजर आती है। टर्की ने इस्राएल को चेतावनी दी है और लिबनान का समर्थन कर दिया है। जर्मनी ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। अगर ईरान और इस्राएल के बीच युद्ध होता है तो तबाही कम बड़ी नहीं होगी। ईरान क्या इसे रोक पाएगा? क्या इसका मुकाबला कर पाएगा? ईरान और इस्राएल के बीच जंग हो गई तो उसका असर और अंजाम भयानक होने जा रहा है, यह तय लगता है। मीडिया रिपोर्ट में कुछ एक जगहों पर पढ़ने को मिला कि इस्राएल ने गजा पर 70,000 टन से भी अधिक बम गिराए हैं। यह आंकड़ा जून 2024 का है, किसी भी बड़े युद्ध की तबाही से कम नहीं। एक छोटे से हिस्से में 70,000 टन से अधिक बम गिराए गए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।